हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में यह आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जीएस में और निबंध के लिखने में उत्तर पुस्तिका किस प्रकार की यूपीएससी जारी करती है। उसी में कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनकी उत्तर पुस्तिका और यदि ऑप्शनल की उत्तर पुस्तिका दिख जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर पुस्तिका मेंस की दिखाने जा रहा हूं, जो ओरिजिनली आपको एग्जाम हॉल में मेंस में मिलेगी जब आप यूपीएससी मेंस लिखेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न होता है। लेकिन पुनः मैं आपको सूचित कर दूं कि अनअकैडमी सबसे बड़ी तैयारी के लिए आपको दे रही है एक और मौका। आपके पास है इस समय सबसे लोएस्ट प्राइस में यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का। आप घर बैठे टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से न केवल अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि आपको मिल रहा है इसमें जीएस और सीसेट का कंप्लीट पैकेज। साथ ही साथ इस समय मंजिल बैच, बाइलिंगुअल बैच है, अचीवर्स बैच, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच है और लक्ष्य कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप अपने चॉइस के अनुसार चुन सकते हैं। पर मैं याद दिला दूं, सारे बैचेस की आपको एक्सेस मिलते हैं अनलिमिटेड टाइम। न्यू फाउंडेशन बैच 2026 के लिए 29 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक का सिलेबस कंप्लीट होगा। और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अब सभी के लिए ओपन कर दिया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी मेंस की प्रिपरेशन में क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है तो 2 जुलाई से वह इसे प्रारंभ कर सकता है। मात्र 9,999 रुपीज में यह कोर्स आपको मिल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब और भी आइकॉनिक, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के साथ साथ क्विक रिवीजन मॉड्यूल, एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस अब आपको एक इंटरेक्टिव रूप में मिल रहा है। ये एआई बेस्ड जो होती है चीजें, इसका मतलब इमीडिएटली आपका आंसर चेक हो जाएगा, बाकी मेंटर्स बाद में आंसर चेक करेंगे। और यहां बड़ी बात, आइकॉनिक का मतलब क्लास सेम रहेगी, आपको एक मेंटर्स एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आपको दिन प्रतिदिन मेंस आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सके, गाइड कर सके, और भी जहां आपको कोई प्रॉब्लम आता है वो आपको जानकारी बता सके। ऑप्शनल कार्निवर में आप सारे ऑप्शनल एक ही सब्सक्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करते चलिएगा। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि यूपीएससी में किस प्रकार से ऑप्शनल का पेपर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका दी जाती है, फिर इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर की उत्तर पुस्तिका और प्रश्न कैसे आते हैं। इन दोनों को जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका आने के बाद ऐसा लगता है कि ये अगर काश पहले देखा होता तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोच लेता। तो आइए चीजों की सीधी शुरुआत करते हैं। और आपके सामने मैं रख रहा हूं स्पेसिमेन कॉपी में, आप देख सकते हैं यूपीएससी की ये प्रॉपर वेबसाइट है। सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन की स्पेसिमेन कॉपी में मैंने जनरल स्टडी और एसे के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम पहले देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप कोई भी ऑप्शनल लेंगे तो बदलेगा नहीं, है ऑप्शनल के प्रश्न बदलेंगे लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो ये ऑप्शनल का एक पेपर है जिसका स्पेसिमेन कॉपी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये केवल प्रश्न की बात नहीं है, ये उत्तर पुस्तिका है जिसमें आपको सब चीजें पता चल जाती है कि किस तरीके की बात रहेगी। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो यहां ज्योग्राफी लिखा रहेगा, पीएसआईआर है तो पीएसआईआर लिखा रहेगा, फिलॉसफी है तो फिलॉसफी लिखा रहेगा। बाकी सेम पैटर्न है जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहां पर भी कोई नई चीज नहीं है, जो बात हमारी हुई थी, लेकिन यहां इंस्ट्रक्शन बड़े महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल में विकल्प मिलते हैं। 8 प्रश्नों में से 5 ही प्रश्न हल करने होते, 3 प्रश्न छोड़ने होते हैं। लेकिन यूपीएससी इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल और तार्किक हो जाती है, मतलब बहुत दिमाग से खेलती है। इन 8 प्रश्नों को यूपीएससी 4-4 प्रश्नों के 2 ग्रुप में बांटती है और यह कहती है कि हर ग्रुप में से आपको 2 प्रश्न तो हल करने ही हैं। मतलब आप पूरे चारों नहीं कर सकते हैं, आप मिनिमम 2 तो करने ही हैं, पर सभी चारों नहीं कर सकते। या
यूपीएससी कहती है कि पहले सेगमेंट में पहला प्रश्न और पांचवा प्रश्न, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसका कोई ऑब्लिक नहीं है। मतलब पहला आपको करना ही है, पांचवा आपको करना ही है। फिर बचे अब 6 प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां। इनमें से 3 प्रश्न हल करने कहीं से भी, लेकिन एक ही सेक्शन के तीनों नहीं कर सकते। आप चाहे तो पहले सेक्शन से 2 कर लीजिए, दूसरे सेक्शन से 1 कर लीजिए, पहले सेक्शन से 1 क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरे सेक्शन से 2 कर लीजिए, चलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले सेक्शन के बचे हुए तीनों इधर कर लिए और इधर का केवल पांचवा, तो आपका इधर का एक प्रश्न चेक नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 8 में से 5 करने हैं। पहला पांचवा कंपलसरी होता है, मतलब उसका कोई ऑब्लिक नहीं होता कि आप इसको छोड़कर ये कर लीजिए। बाकी 3 प्रश्न आप बचे हुए 6 में से कोई भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पर नजर डालिएगा। इनमें 8 प्रश्न दिए जो 2 खंडों में विभाजित है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। There are 8 questions divided into 2 sections and printed both in Hindi and English language. परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। Candidate has to attempt 5 questions in all. प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपलसरी तथा बाकी प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपलसरी, आउट ऑफ द रिमेनिंग एनी 3 are to be attempt choosing at least 1 question from each section. अब यहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूं पहले उस पर गौर करिएगा। यहां पेज, प्रश्न की लिमिट, अंकों की लिमिट सब बदल जाती है। जीएस से अलग होता है ये बिल्कुल। जैसे आप जरा इस पर गौर करिएगा कि यहां प्रश्न पहला और पहले का ए, तो यहां आप इसको छोड़ नहीं सकते। 150 शब्दों में लिखना है और 10 अंकों का है। ध्यान से समझिएगा कि 10 अंक के लिए 2 पेज आपको यूपीएससी जीएस में देती थी, वैसे ही 2 पेज है। पर ये भी पहले का बी है, बी मतलब आपको पहले प्रश्न में पहले के ही कई सेगमेंट मिलेंगे। जैसे बी मिलने के बाद पहले का सी मिला, पहले का डी मिला, पहले का ई मिल गया, तो 5 आपको प्रश्न मिल गए। मतलब 10-10 अंकों के 50 अंक हो गए। पांचों करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप खाली छोड़ सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा मत सोचना सर अगर मुझे पहले प्रश्न में कुछ भी नहीं आ रहा है और मैंने छोड़ दिया तो क्या मेरा पेपर चेक होगा? चेक होगा। वो बस ये कहना चाह रहा है कि पहले प्रश्न का कोई विकल्प नहीं है। आप ऑब्लिक करके नहीं कह सकते कि इसकी जगह ये लिख दिया, आपको वो करना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी सभी में आपको विकल्प मिलेंगे। अब जरा यहां ध्यान से सुनना। अब दूसरा प्रश्न शुरू हुआ है, तो दूसरे में देखना 20 अंकों का प्रश्न दिया, ये दूसरे का ए। 20 अंकों के प्रश्न के लिए 3 पेज खाली दिए हैं। फिर दूसरे 4 पेज दे दिए इस बार। तो दूसरे का बी 15 अंकों का है। ये 15 अंकों के लिए देख लीजिए कि आप देखेंगे 3 पेज खाली दिए हैं। और 15 अंकों का है दूसरे का सी, इसके लिए भी आपको 3 पेज खाली दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये 1 पेज था दूसरे का सी का, ये 1 पेज है और ये 1 पेज है। उसके बाद तीसरा शुरू होगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने दूसरा प्रश्न लिखना शुरू किया तो दूसरे का ए, बी और सी इसको लिखना होगा। ऐसा मत सोचना कि सर दूसरे का ए पता है मुझे और तीसरे का बी पता है, चलेगा नहीं, नहीं चलता है। अगर दूसरा लिख रहे तो पूरे दूसरे का सेगमेंट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि भाई तीनों प्रश्नों को देखते और कोशिश करते हैं कि उन तीनों में ऐसे कौन से जिसमें तीनों उत्तर आ रहे हो वो लिख देते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसमें तीनों उत्तर आ रहे हो तो हम देखते हैं कि तीनों में से 2 जिसके उत्तर पता है उसको लिखना कोशिश करते, क्योंकि उसमें अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरा करूं या तीसरा करूं या चौथा करूं। कोई 2 मुझे इसमें से करने हैं, 2, 3, 4 में से कोई 2 या कोई 1 मुझे करना है। तो आप जरा देख सकते हैं कि यहां पर 20 नंबर का भी प्रश्न है, 15 का भी है और 15 का भी है। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न पर आ जाइए। अब तीसरे नंबर के प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, 4 पेज दे रहे हैं ये, 1, 2, 3, 4 पेज। यहां पर 15 नंबर के लिए 3 पेज, 15 नंबर के लिए 3 पेज और 15 नंबर के लिए पुनः 3 पेज। वैसे ही 3A, 3B, 3C तीनों करने होंगे अगर आपने तीसरा किया तो। ऐसा नहीं कि 1 किया और बाकी छोड़ दिए, नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे मतलब आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो वही चुनिए जिसमें आपको तीनों आते हो।
वैसे ही चौथे में फोर्थ ए जो 20 नंबर का होगा, फोर्थ बी। और कभी भी ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल समझू मैं, अगर मान लीजिए कि एक तीसरा प्रश्न ऐसा है जिसके आपको 2 आंसर आ रहे हैं, तीसरा बी और तीसरा सी आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है, और चौथा प्रश्न है उसमें भी आपको 2 आ रहे हैं, चौथा ए और चौथा बी आ रहा है, तो मैं कहूंगा चौथा उत्तर लिख दो। क्यों सर? क्योंकि ए वाला जो प्रश्न है उस पे 20 नंबर है, बी वाला प्रश्न है उस पे 15 नंबर है, मतलब चौथे में 35 नंबर का उत्तर आ रहा है आपको, तीसरे में आपको केवल 15-15 30 ही नंबर के उत्तर आ रहे हैं। तो वहां ध्यान देना पड़ता है हमें कि कौन सा आंसर सेलेक्ट करूं ताकि मेरे नंबर ज्यादा आ जाए। तो ऑप्शनल में आपको विकल्प मिलते हैं, आप कुछ प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न आपके सामने मैंने बता दिया कि चौथा सी आ गया। अब सेगमेंट बी, सेक्शन बी पर आ जाओ। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करने ही है। 10 अंकों का पहला प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न है 10-10 अंकों के, 5वें का बी, 5वें का सी, 5वें का डी और 5वें का ई। मतलब ये एक पेज मिलेगा लिखने के लिए और इधर वाला एक पेज मिलेगा। फिर सेम पैटर्न, छठवें में ए 20 नंबर का होगा, फिर 4 पेज मिलेंगे उसमें, छठवें में बी 15 नंबर का होगा और छठवें में सी 15 नंबर का होगा, 15 नंबर के लिए 3 पेज। फिर 7वें में ए 20 नंबर का होगा। आप प्रश्न देख सकते हैं, भूमंडलीकरण राष्ट्रीय नीति निर्माण के संदर्भ को प्रभावित करता है, ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी मेकिंग। तो ये 7वां प्रश्न है। 7वें में बी 15 नंबर का, 7वें में सी 15 नंबर का। फिर 8वां प्रश्न आपको मिलता है, 8वें में आपको ए मिलेगा, बी सेगमेंट और सी सेगमेंट। अब यहां पर वैसे ही रफ वर्क भी मिलता है, जैसे मैंने पिछले पेज में, पिछले पेपरों में बताया था कि रफ वर्क के लिए जगह मिलती है, बकायदा 2 से 3 पेज मिलते हैं यदि कोई भी आपको चीजें देखनी हो। फिर इसमें इस तरीके के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। पहले ए में कितने नंबर मिले, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने, ई में कितने, कुल नंबर कितने मिले, ये आंसर चेक करने वाला जो परीक्षक है वो सारे नंबर यहां पर भर देता है। तो इस तरीके से आपको मिलता है ऑप्शनल का पेपर। आइए जरा इसी बहाने इंग्लिश का पेपर देखते। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार है। इंग्लिश का पेपर आपको जरूर देखना चाहिए। यूपीएससी मेंस में आंसर की नहीं कहेंगे, उत्तर पुस्तिका कैसी मिलती है ये आपको बहुत बारीकी से इसमें समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पत्र जैसा उत्तर पुस्तिका जैसे पहली थी सेम रहेगी, प्रश्न पत्र इनके साथ अटैच्ड होता है जो आप निकाल के घर ले जा सकते हैं। बाकी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न छपे रहेंगे। जरा ध्यान से देखना, अंग्रेजी कंपलसरी सेम पैटर्न है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। जो मैंने पिछली बार बताया था सेम इंस्ट्रक्शन यहां दिए हुए कि कहीं पर भी आपका नाम नहीं आना चाहिए, ना ही रोल नंबर आप कहीं लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इंग्लिश कंपलसरी में लिखा है ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, सभी प्रश्न करने हैं, एंड आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, केवल अंग्रेजी में ही आंसर लिखने हैं। अब पहला प्रश्न आता है 100 नंबर का निबंध लेखन पर। यहां पर निबंध कितने शब्दों में लिखना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 600 वर्ड में निबंध लिखना होता है। चारों में से किसी एक टॉपिक पर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स ओवरहोलिंग, not rural or urban India need rural growth, relevance of Hindi as the national language, COVID-19 pandemic and the Indian economy। अद्भुत सवाल है, मतलब मजाक लगेगा आपको लेकिन बड़ा मतलब मुझे हंसी आती है। अंग्रेजी में लिखना है कि भारतीय भाषा में हिंदी का क्या रिलेवेंस है, अंग्रेजी में लिखना है कि हिंदी का क्या रिलेवेंस है। मुझे आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये यूपीएससी है जो इस तरीके से बच्चों को मजबूर करेगी कि हिंदी का रिलेवेंस लिखिए, वो भी अंग्रेजी में। तो ये निबंध 600 शब्दों के लिए आप जगह देख लीजिए कितनी मिलती है। ये एक पेज होता है, यहां से आप लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचेगा, यहां से लिख सकते हैं, जो भी टाइटल है डाल दीजिए निबंध का और लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 पेज हो गए, 4, 5, 6 पेज आपको दिए जा रहे हैं। 600 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। 600 का मतलब 600 नहीं, आप 500 में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 6 प्रश्न यहां पर मिलते हैं आपको। फिर दूसरा प्रश्न है 75 मार्क्स का, 15-15 के 5 प्रश्न हैं। एक अनसिन पैसेज दिया जा रहा है, व्हेन टॉल्स्टॉय लेड ए पार्टी कंपोज्ड ऑफ हिज फैमिली एंड विजिटर टू द हार्वेस्ट अ फील्ड फॉर ए विडो,
ये टॉल्स्टॉय जो महात्मा गांधी ने भी इस पर काफी चर्चाएं की हैं, उस पर जुड़ा हुआ है ये कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कॉम्प्रीहेंशन आपको पूरा पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद पहला प्रश्न पूछा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ टॉल्स्टॉय विथ विच महात्मा गांधी एग्रीड। तो उसके लिए जगह दी है कि इतने में ही लिखना है आपको, और ये मिल जाएगा आंसर। बहुत आसान होते हैं, 15-15 नंबर, 5-5 भी आ गए तो बहुत अच्छे नंबर उठा लोगे। 25 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। 75 नंबर लाने पास होने के लिए। दूसरे प्रश्न के लिए इतनी जगह मिल रही है। फिर आप देखिए तीसरे प्रश्न के लिए, चौथे प्रश्न के लिए और पांचवें प्रश्न के लिए, मतलब जो अनसीन पैसेज पर 5 प्रश्न पूछे थे उतनी जगह मिलेगी। प्रश्न लिखना नहीं, सीधा उत्तर लिख देना है। फिर इसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। ये ध्यान से समझिएगा, ये प्रेसी राइटिंग की बात कर रहे हैं। बड़े पैसेज को उसके 1/3 पैसेज में बदलना, उसका सारांश लिखना, और यहां शब्द गिने जाते हैं बकायदा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी आंसर शीट मिलेगी इस प्रेसी राइटिंग को लिखने के लिए। यह शायद पहली बार कई विद्यार्थियों को पता चलेगा कि प्रेसी राइटिंग के लिए ऐसी आंसर शीट मिलेगी, क्योंकि मेरी स्थिति थोड़ी सी खराब हुई थी। जब मैंने वो आंसर शीट देखी तो उसमें प्रैक्टिस न होने के कारण थोड़ी गलतियां ज्यादा बढ़ गई थी शुरुआत के 4-5 लाइनों में। फिर मैंने अपने आप ही पकड़ लिया था कि नहीं, इसको कैसे लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि बकायदा आपको दिखाया जाएगा, 75 मार्क्स का है ये, और इसमें पूरा प्रेसेज दिखाया जा रहा है, अनसिंग पैसेज जैसे था। और यहां लिख दिया उसने कि टोटल 792 वर्ड है, इसमें 792 वर्ड है। ये भी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। मैं आपको ये बता दूं कि ये ए है, ये भी एक वर्ड माना जाएगा, एक वर्ड। अंग्रेजी का ए, एन, डी, ये सब एक वर्ड माने जाते हैं। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अब 792 का 1/3 अगर आप करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से 2 बार डिवाइड हुआ, बच गया 1, 3 6 18, और बच गया 1, तो 3 4 12, लगभग 364 शब्दों के आसपास लिखना है। 364 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 364 में, आप 350 में लिख सकते हैं, 380 शब्दों में लिख सकते हैं, उससे नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने मात्र 300 में लिख दिया तो नंबर कटेंगे। अगर आपने 400, 450 में लिख दिया तो नंबर कटेंगे, क्योंकि 1/3 लिखने के लिए कहा था। यह प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, बकायदा लिखा हुआ है। मेक ए प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट। कोई टाइटल मत दीजिए, सीधा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और यह है उसकी आंसर शीट। देख लीजिए, स्पेशल शीट फॉर प्रेसिज, ये इस तरीके से दी जाती है। यहां आप लिखेंगे इन दी या दिस इज अ मोटर, तो यहां एक एक शब्द लिखना होता है बकायदा। दिस इज अ मोटर, तो आपको ये ऐसे शब्द लिखने होते, तो बकायदा गिन लिए जाते उससे कि ये 10 शब्द हो गए, ये 20 शब्द हो गए, ये 30 हो गए, यहां 40, यहां 50, यहां 60, यहां 70। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो डब्बा छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ मत घबराना कि पूरा भरना है। मान लीजिए यहां पर आपको अब लगता है पैराग्राफ चेंज करना है, तो आप यहां से इस डब्बे को छोड़ दीजिए और यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्ड काउंटिंग होते हैं। देखना इन्होंने कितने शब्दों को दिया है, ये इसलिए शब्द ज्यादा देते। 320 शब्द दिए हैं, मैंने 264, शायद मैं वापिस आ रहा हूं, 264 आना चाहिए था, 264। तो अगर आप 250 शब्दों में लिखते तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप 300 शब्दों में लिख रहे तो बहुत गलत माना जाएगा। 280 तक आप जा सकते हैं, मैंने शायद 364 बोल दिया था, उसको सुधार देते हैं। 264 शब्दों में आपको लिखना है, तो उसके आसपास आप 15-20 शब्द आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आप ज्यादा शब्द लिख देंगे, जैसे उसने 320 दिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपके नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि फिर आप प्रेसी राइटिंग के नियम को बदल रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि प्रेसी राइटिंग की जब भी बात आएगी तो 264 शब्द अगर आ रहे हैं तो आप 250 से 270-80 तक जा सकते हैं। 1/3 में लिखना होता है और बकायदा वो वर्ड काउंट करता ही है। तो एक तरीके से 320 तक इसलिए देता है ताकि पैराग्राफ चेंज करने में जो भी एक्स्ट्रा जाएगा उसको आगे कंपनसेट किया जा सके। प्रेसी राइटिंग इस तरीके से लिखनी होती है। फिर उसके बाद ग्रामर के सवाल आते हैं। 10 नंबर में आपको बताना है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, उसी सेंटेंस को फिर से लिखना है पर ग्रामेटिकल सुधार करके, अगर उसमें जरूरी है। अगर लगता है कि नहीं पूरी तरह से सही है तो एज इट इज लिख दीजिएगा, अगर सही नहीं है तो उसको लिखते चलना। इस तरीके से हमें लिखते चलना है।
तो एक एक सेंटेंस मतलब एक लाइन लिख दी, पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, नंबर कट्टे नहीं, सबसे बड़ी बात है, बस इतना ही लिखते चलना है। उसके ठीक नीचे ये 10 अंकों का प्रश्न हो गया। फिर आप दूसरे में देख सकते हैं कि 5-5 में शब्द लिखना है, तो आप सीधा यहां शब्द लिख सकते हैं कि जो मिसिंग वर्ड है सीधा यहां लिख सकते हैं। कुछ लोग पूरा सेंटेंस लिखकर मिसिंग वर्ड को गोला कर देते, मैं कहूंगा इतना टाइम नहीं होता, सीधा लिख दीजिए, यहां पूरा लिख दीजिए, यहां जो भी वर्ड आ रहा है ऊपर लिख दीजिए थोड़ा सा, अगर बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है तो फिर नीचे सेंटेंस लिख दीजिए, उसमें चल जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है। फिर जो भी ब्रैकेट में दिया है उसका कौन सा फॉर्म है यहां पर आप लिख सकते हैं। ये सब 5 नंबर मतलब 10 नंबर का प्रश्न है और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एंटीनॉम्स लिखना है, एंटीनिम्स लिखना है मतलब विरोधी शब्द लिखना है, तो आप बस विरोधी लिख दिया मतलब एक्सेप्ट। अब मान लीजिए डिनाई लिख दिया आपने तो एक हो गया कि आपको पूरा 1 नंबर मिल गया। एग्जिट, तो एग्जिट की जगह आपने एंट्री लिख दिया, सीधा पूरा नंबर मिल जाएगा, एक एक पूरा नंबर मिल जाता है इसमें। फिर आपको यहां बताना है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, पेसिव और एक्टिव वाइज जो होते हैं, जैसा दिया गया है ब्रैकेट में उसके अनुसार आपको उसको कन्वर्ट करना है और पूरे नंबर आते हैं। ग्रामर एक ऐसी चीज है जहां से आप नंबर बढ़िया से खींच सकते हैं और बहुत बढ़िया से आप इसके नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहां पर आपको मिलता है यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस, जैसे हम व्याकरण में या फिर हिंदी में लिखते हैं कि कोई शब्द यूज करके सेंटेंस बना दिया, तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मिंग की बात आती है। फिर अप्रोप्रिएट वर्ड, यहां पर कौन सा शब्द आएगा, दोनों में से सबसे इजी यही होता है क्योंकि इसमें तुक्के भी लगा सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन दी स्पेस या इन स्पेस, तो इन दी स्पेस अगर आपने लिख दिया तो पूरे पूरे नंबर इसमें भी आ जाते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी आपको रफ वर्क मिलता है, इस तरीके से हिंदी कंपलसरी का पेपर आपको मिलता है और यहां पर भी चेक करने के लिए 5 प्रश्नों को वो इस तरीके से चेक करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है ये सभी के लिए होता है, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यदि आप हिंदी कंपलसरी का पेपर देखना चाह रहे हैं तो मैं समय है उसे भी दिखा देता हूं कि उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है। आप हिंदी कंपलसरी का पेपर अगर देखेंगे तो हिंदी कंपलसरी का पेपर वो कुछ इस तरीके से आपके सामने रखा जाता है, सेम पैटर्न रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जहां चेंज आएगा मैं बताऊंगा कि नया क्या होता है। बस हिंदी में एक नई चीज आती है, ट्रांसलेशन। आपको एक प्रश्न मिलता है जिसको हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में लिखना होता है। जो मराठी मीडियम वाले होंगे वो मराठी को इंग्लिश में और इंग्लिश को मराठी में लिखेंगे। जो गुजराती वाले होंगे अगर उन्होंने गुजराती रखा यहाँ पर लैंग्वेज पेपर, तो गुजराती को इंग्लिश में, इंग्लिश को गुजराती में करने का एक प्रश्न आता है। 600 शब्दों में एक निबंध वहां भी था, ये 100 मार्क्स का निबंध यहां पर भी है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न था वहां अनसिंग पैसेज, यहां पर भी अनसिंग पैसेज है, वैसे ही 5 प्रश्न दिए गए हैं। फिर तीसरा होता है प्रेसी राइटिंग जिसको सारांश कहते हैं, यहां पर भी सारांश लिखने के लिए सेम वैसे ही आंसर शीट आपको दी जाती है, वैसे ही सारांश लिखने के लिए उपलब्ध की जाती है। फिर उसके बाद होता है चौथा प्रश्न, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसको कई बच्चे छोड़ देते हैं, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो इसको जरूर करते हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो ये थोड़ा आसान होता है। वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वाज MS सुब्बलक्ष्मी, भारत की एक महान संगीतकार MS सुब्बलक्ष्मी थी, जिसमें वाज के रूप में हम लिखते हैं और इस तरीके से कुछ नंबर इससे भी जुगाड़ लेते हैं। लेकिन इतना कठिन पेपर नहीं है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10 नंबर है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने लिख दिया है प्रॉपर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, आप अपना काम करो। एक अगर शुद्ध लिख दिया तो पूरे पूरे नंबर यहां भी मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए, अगर पर्यायवाची 2-2 लिख दिए तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो सके, और यहां पर भी पूरे नंबर मिल जाते हैं। वहीं पर लिखना है जहां लिखा है, इतनी सी जगह में आपको कवर करना है। फिर रफ वर्क के लिए यहां भी जगह मिल जाती है और यहां पर आपको ये 6 प्रश्नों के लिए एग्जामिनर भर देता है कि आपको कितने नंबर मिले। तो ये हमारे जो पेपर होते हैं उसके माध्यम से आपको ये बताना था कि रियल में मेंस में आंसर जो शीट मिलती है, उत्तर पुस्तिका मिलती है, वो कैसी होती है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों वीडियो में अब आपको जनरल स्टडी की आंसर शीट, निबंध की आंसर शीट, इंग्लिश हिंदी की आंसर शीट और ऑप्शनल की आंसर शीट के बारे में सारी जानकारियां क्लियर हो गई होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को पहली बार पता चला कि इस तरीके के उत्तर
पुस्तिका आपको मेंस में मिलती है। बाकी पुनः याद दिला दूं कि सी सेट में हम लेकर आ रहे हैं एक बैच के साथ एक बैच फ्री का कंसेप्ट, ताकि उन विद्यार्थियों का भी सी सेट बेस्ट किया जाए जो अभी तक सी सेट को 2 बार करने के लिए ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा ऑप्शन जहां पर वो 2 बार सी सेट कर सके, एक बार समझे दूसरी बार रिवाइज करने का मौका मिल सके। मिस मत करिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। 25 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। जितना हो सके उन विद्यार्थियों तक जरूर चीजों को पहुंचाइए जो बार बार सी सेट में तकलीफ या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बाय।